हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का जो है हिस्ट्री का लेसन 3 स्टार्ट करेंगे और इसमें जो हम अब इस चैप्टर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। और पिछली वीडियो मैंने जो है आपको बहुत सारी बातें बताई। अब हम जो चलते हैं इस टॉपिक के अंदर, इस लेसन में वो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तीसरी शताब्दी का संकट। तीसरी शताब्दी का संकट। तो यदि हम देखें यहाँ पर, तो तीसरी शताब्दी संकट में यदि हम देखें तो ये संकट क्या था, यानी रोम में ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे जो है ये महसूस किया गया कि अब संकट का समय है, समस्याएं आ रही है। तो देखिए, संकट भी क्या होता है कि आपने देखा कि दो तरह के संकट होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक तो जो संकट जो उसका मार सब पे पड़ती, पर जो कृत्रिम जो संकट होता है उसमें कुछ विशेष क्षेत्रों पे जो इसका प्रभाव पड़ता है। तो वैसे ही जो है अगर हम बात करें रोम में जो है तीसरी शताब्दी का संकट, अब ये संकट कहाँ पर आया? रोम में। ठीक है, तो हम जब रोम का इतिहास पढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ा साम्राज्य था, 3 महाद्वीपों में ये फैला था। देखिए अब क्या था ये चीज़ कि रोम के अंदर जो है पहली और दूसरी शताब्दी कुल मिलाकर शांति का काल रहा। यानी इस काल के अंदर जो है बहुत कम युद्ध हुए, बहुत कई राजाओं ने कई लंबे समय तक जो है अपने राजवंश को संभाला, गद्दी को संभाला, रोम की गद्दी को। ठीक है, समृद्धि का आर्थिक विस्तार रहा, शांति का काल रहा। तो तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर सामने आई। यानी जब शुरुआत का पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी, यानी क्या है हम, पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी, ये क्या था उस समय? शांति का, समृद्धि का और आर्थिक विकास, आर्थिक विस्तार। उस समय जो है पहली शताब्दी दूसरी शताब्दी में जो है शांति व समृद्धि व आर्थिक विस्तार हुआ। पर तीसरी शताब्दी आते आते रोम में जो है एक बड़े संकट की ओर इशारा किया, और ये जो बड़ा संकट था वो क्या था? ईरान। ठीक है, ईरान में क्या था? ससानी राजवंश। ठीक है, तो ईरान में उस समय जो है ससानी राजवंश का प्रादुर्भाव हुआ और ईरान और रोम के बीच में कई बार युद्ध और जो है आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई। देखिए कैसे, अगर हम बताएं इसके बारे में, तो ईरान में 225 ईस्वी में जो है अपेक्षाकृत एक छोटे से साम्राज्य में स्वयं जो है आक्रामक वंश उभर कर सामने आया, और इस के वंश के लोगों को जो है ससानी कहा जाता था। यानी कह रहा है कि ये जो राजवंश है 225 ईस्वी के अंदर ईरान में इसका उदय हुआ, और ये जो है इस वंश के लोगों को ससानी राजवंश भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे ये कह रहा है कि 15 वर्षों के भीतर ये तेज़ी से फरात की दिशा में फैल गया, और तीनों ही भाषाओं में खुदे एक शिलालेख में ईरान के शासक शाहपुर प्रथम ने दावा किया। यानी ईरान का एक शासक, ये शासक कौन है? शाहपुर। ये उस शासक का नाम है शाहपुर, और इसने ये दावा किया, यानी जो भी हमें शिलालेख मिले तीनों महाद्वीप से और उन शिलालेखों पे जो लिखा हुआ है, तो ईरान के जो शासक है शाहपुर प्रथम। ठीक है, शाहपुर प्रथम, इस शाहपुर प्रथम ने ये दावा किया है कि उसने जो है कितने 60,000 रोम जो सैनिक है, 60,000 जो रोम के जो सैनिक या सेना का जो है उसने कि रोम की सेना का सफाया कर दिया। यानी कह रहा है कि ईरान का जो प्रथम ईरान का जो शासक है शाहपुर प्रथम, इसने जो है इसने ये दावा किया, उसके शिलालेख में हमें जानकारी मिलती है कि इसने 60,000 रोम के सैनिकों का सफाया कर दिया। और ये 15 वर्षों तक ये जो है ईरान ससानी जो राजवंश है इतना तेज़ी से फैला, और ये फरात नदी तक पहुंच चुका था, यानी रोम के जस्ट पास की ओर। ठीक है, उसके बाद में
रोम साम्राज्य में पूर्वी राजधानी एंटियोक पर भी इनने कब्जा कर लिया। यानी जो है रोम की जो राजधानी है एंटियोक, ये क्या है, रोम की राजधानी एंटियोक पर कब्जा कर लिया। रोम की जो राजधानी है एंटियोक, इस पर भी जो है ईरान राजवंश ने जो है कब्जा कर लिया। इसी बीच ये कई जर्मन मूल की जनजातियों अथवा समुदाय जिनका एकमात्र जो है गोत नाम के जो राजवंश थे ने राइन और डेन्यू नदी की सीमाओं पर भरना शुरू कर दिया। ये कह रहा है कि उसके बाद में जो है एनमलाई और नाम के जो राजवंश है इन्होंने जो है राइन नदी और डेन्यूब पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो राइन नदी और डेन्यूब तक इन्होंने कब्जा कर लिया। यानी किस तरह से आप देखिए, इतना जो है लगातार जो है इनको विरोध झेलना पड़ रहा है रोम के वासियों को। और उसके बाद देखिए यदि हम कहें तो 280 तक समूची अवधि में इन प्रांतों में पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण हुए। क्या कि 280, 230, 25 के बाद हम 280 तक चलते हैं तो 280 तक ईस्वी तक जो है कई बार इन प्रांतों पर की पूर्वी सीमा पर जो है कई बार जो है ईरान शासकों ने जो है कई बार आक्रमण किए, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और ये जो है आगे हम देखें, ठीक है, तो यदि हम देखें तो काला सागर तक, ठीक है, काला सागर से लेके आल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए थे। और रोमवासियों को डेन्यूब नदी के क्षेत्र को छोड़कर जो है जाना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। और जबकि इन काल के सम्राट इन लोगों के विरुद्ध जो है कई युद्ध करे, जिनमें रोमवासी ने विदेशी बर्बर, यानी इस ईरानी जो शासक है ससानी, इसे विदेशी बर्बर भी कहा जाने लगा। रोम के वासी, बारबेरियन, इंग्लिश में बोलते हैं बारबेरियन और हिंदी में से बोलते हैं विदेशी बर्बर। इन ईरान के लोगों को जो है विदेशी बर्बर भी कहा जाने लगा। और कहते हैं कि 47 वर्षों में 47 वर्षों में, ठीक है, देखिए अब संकट क्या है, 47 वर्षों में जो है 25 सम्राट 47 वर्षों में जो है 25 सम्राट का तख्ता पलट होना। यानी 47 वर्षों में जो है 25 सम्राटों का तख्ता पलट होना, सत्तासीन होना, इस तथ्य का सूचक है कि इस अवधि में जो है साम्राज्य को बेहद ही तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। तो ये था तीसरी शताब्दी का संकट। देखिए अब मैं आपको इस चीज़ को जो है थोड़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। क्या चीज़ है देखिए यहाँ पर। तीसरी शताब्दी संकट क्या था? ईरान ससानी राजवंश जो कि 225 ईस्वी में आया और जैसे विदेशी बर्बर भी कहा जाने लगा। पहली और दूसरी शताब्दी का जो है शासनकाल शांतिपूर्ण काल भी कहा गया, समृद्धि आर्थिक विस्तार का काल भी माना गया। उसके बाद में जो है ईरान का जो शासक है शाहपुर पतम ने जो है इसने ये दावा किया, उसके शिलालेख से हमें ये पता पड़ता है, इसने जब दावा किया उसमें शिलालेख में लिखा कि इसने 60,000 सेना को, रोम की सेना को जो है सफाया कर दिया। उसके बाद एंटियोक रोम की जो राजधानी है उस पर भी जो है ईरान के राजवंशियों ने कब्जा कर लिया। उसके अलावा राइन नदी और डेन्यूब नदी पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद 47 वर्षों में जो है 25 सम्राट जो है सत्तासीन अपने पद को छोड़ दिया। किसके कारण? इस आंतरिक तनाव के कारण, इस संकट के कारण। ठीक है, तो ये जो है तीसरी शताब्दी जो है रोम के लिए एक संकट बन के आया और ये संकट था ईरान राजवंश। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार शॉर्ट नोट्स के अंदर आता है कि तीसरी शताब्दी के संकट के बारे में टिप्पणी कीजिए, तो कई बार 2 नंबर या 3 नंबर का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ताकि आपको ये तैयार करना है। तो इसमें सारी बातें मैंने आपको बता दी कि क्या था वो संकट। अब हम देखें, यदि हम इसमें आगे चले तो आप इसमें जो है अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हो, एज ए होमवर्क भी आप इसको कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। देखिए अब हम चलते हैं वहाँ पर लिंग
साक्षरता और जिसे हम देखें संस्कृति। ठीक है, तो यदि हम देखें तो रोम में जो है क्या था, एकल परिवार, यानी रोम के जो लोग हैं एकल परिवार को व्यापक रूप से इस रोम के अंदर चलन था। अब एकल परिवार में आपको पता है एकल परिवार में क्या होता है, माता पिता और संतान। तो उसमें रोम के अंदर जो है एकल परिवार प्रथा की काफ़ी चलन था और इस एकल परिवार में जो है माता पिता उसकी संतान रहती है। तो वयस्क पुत्र जो है अपने परिवार के साथ नहीं रहते थे, यानी कह रहा है कि जो वयस्क पुत्र हो जाते थे, वयस्क पुत्र क्या करते थे, परिवार का त्याग कर एकल परिवार बनाना। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पुत्र वयस्क हो चुका है, जिसकी शादी हो चुकी है, वो जो है पुत्र जो है अपना परिवार त्याग कर खुद का एकल परिवार बनाया करता था। यानी उसमें जो है उसकी पत्नी और उसके संतान रहा करती थी उसके साथ में, और विवाह के बाद में वो अलग हुआ कर जाता था। तो इस तरह से हमने देखा कि जो वयस्क जो भाई बहुत बड़े हुआ करते थे, ये जो है साझे परिवार में रहते थे और दूसरी परिवार में सम्मिलित किया जाना चाहता था, क्योंकि रोमवासी के परिवार की ये अवधारणा जो है सामान्यतः गणतंत्र के परवर्ती काल तक विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी जो है पति को अपने संपत्ति शामिल नहीं करती थी। यदि हम और देखें तो पत्नी जो है, पत्नी क्या कर रही है, पत्नी अपनी संपत्ति जो है पति को हस्तांतरित नहीं करना। ठीक है, यानी विवाह के बाद भी जो है पत्नी जो है अपनी संपत्ति का जो है हस्तांतरण जो है पति को वो नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वो अपना अधिकार बनाए रखती थी। यानी जो है पत्नी जो है पैतृक संपत्ति की हकदार बनी रहती थी। यानी कह रहा है कि उस समय रोम के अंदर जो है महिलाओं को काफ़ी जो है सशक्तिकरण था उस समय, यानी महिला जो है पैतृक संपत्ति की भी उस समय हकदार थी और वो विवाह के बाद भी जो है अपनी संपत्ति को जो है पति से साझा जो है, यानी उसका मालिकाना हक नहीं हुआ करता था पति का। ठीक है, यानी पूर्णतः जो अधिकार था विवाह के पश्चात जो पत्नी की संपत्ति का, वो केवल पत्नी का ही था, पति का अधिकार नहीं हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास जाया करता था, किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी। यानी उस समय कह रहा विवाह होने के बाद भी जो है महिला उसके पैतृक संपत्ति की क्या उत्तराधिकारी, यानी महिला जो है अपने पिता की संपत्ति का हिस्सा वो मांग सकती है, उसमें हक जमा सकती है, दावा भी कर सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग दो वित्तीय हस्ती भी बताया गया है, और पत्नी को पूर्ण वैदिक स्वतंत्र प्राप्ति। यानी कह रहा है कि उस समय पति पत्नी जो है दो एक संपत्ति या जैसे कह सकते हैं वित्तीय हस्ती नहीं थी, बल्कि वो अलग अलग वित्तीय हस्ती थी। कहने वाला है पति तो है ही, पत्नी भी जो है वो क्या है, उसके पास भी अपनी एक वित्तीय हस्ती है, एक पहचान है। ठीक है, उसके बाद में कह रहे हैं कि अगर हम देखें तलाक देना अपेक्षाकृत आसान था और उसके लिए पति व पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग करने के इरादे की सूचना देनी ही काफ़ी थी। यानी कह रहा है कि उस समय जो है परिवार के अंदर पत्नी जो है तलाक दिया जा सकता था। उस समय जो है तलाक दिया जा सकता था, केवल उसकी सूचना देना ही मात्र काफ़ी था। यानी सूचना देने पर जो है तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती थी। और उस समय जो है पुरुषों में जो है विवाह की आयु जो है, यानी जो पुरुष का जब विवाह हो रहा है, पुरुष विवाह आयु क्या है 29 है। उसके अलावा देखिए 28, 29, 30, 28, 29, 30, उसके अलावा का 30 से लेके 32 वर्ष। यानी पुरुषों की जो विवाह की आयु जो है 28, 29, 30 से 32 वर्ष के बीच में
की जाती थी, यानी जो विवाह जो कर रहे हैं पुरुष में उसकी आयु ये होना चाहिए था। और फिर महिलाओं की जो संख्या पुरुष की जो है, महिलाओं की जो विवाह आयु है वो कितना है 22 से लेकर 23, ठीक है, वर्ष। यानी महिला की विवाह आयु जो है 22 से 23 वर्ष की जो है आयु में जो है महिला का विवाह हो जाया करता था। यानी उस समय जो है महिला और पुरुष में ये जो है विवाह की प्रक्रिया रही, ठीक है। उसके बाद देखे थे हम, जब लड़की की शादी की जो है 16 से 18 वर्ष में हुआ करती रहता था, तो उसके बाद देखिए आप इसमें असमानता कुछ बढ़ावा मिला। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा निकाय में होता था, परंतु कोई संदेह नहीं कि महिला अपने पति के अक्सर हावी रहती थी, ठीक है। पर जो है एक बिशप है जो कैथोलिक बिशप ऑस्टिन, जिनका मानना यह था कि उनका अधिकतर जीवन जो है दक्षिणी अफ्रीका में निकला, और उन्होंने भी बताया कि उनकी माता जो उनके पिता द्वारा नियंत्रित रूप से पिटाई की जाती थी, और उनके छोटे से नगर में बड़े से वहाँ पर बड़े हुए, और अधिकतर पत्नियाँ इसी तरह की पिटाई पर अपने शरीर की लगी खरोच दिखाया करती थी। अतः पिताओं का उनके बच्चों पर, उनकी पत्नी पर जो है कानूनी नियंत्रण अधिकतर रहता था। कभी कभी तो दिल दहलाने वाली सीमा तक, उदाहरणतः अवांछित बच्चों पर जो है महिलाओं को जिंदा जलाया या मार डालने का कानूनी अधिकार भी प्राप्त था रोम के अंदर, ठीक है। ऐसी जानकारी मिलती है कि कभी कभी पिता शिशुओं को मारने के लिए उन्हें ठंड में भी छोड़ दिया करते थे, ठीक है। साक्षरता की स्थिति क्या थी, अब देखिए, अब साक्षरता पे चलते हैं। ये तो हो गया लिंग, अब चलते हैं साक्षरता पे। तो साक्षरता क्या है, काम चलाओ साक्षरता की दर सामान्य से अभिन्न भागों में काफ़ी अलग अलग थी। उदाहरणतः पोम्पई में 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, पर इस बात को ठोस प्रमाण मिलता है कि वहाँ पर काम चलाओ साक्षरता के रूप में विद्यमान थी। पोम्पई में मुख्य गलियों में दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर में अभिलेखन भी पाए गए। उसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपरस बचे हुए हैं, और जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसा कि संविदा पत्र आदि भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये दस्तावेज आमतौर पर जो है व्यावसायिक लिपि द्वारा लिखे जाते थे, और ये दस्तावेज अक्सर हमें ये बताते हैं कि अमुक व्यक्ति का और पढ़े लिखे जा सकते हैं, किंतु ये भी साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों में लोगों में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी, जैसा कि सैनिक, फौजी अफसरों और संपदा प्रबंधकों द्वारा। अब देखिए हम चलते हैं रोम की संस्कृति, यानी तो उस समय साक्षरता क्या थी, काम चलाओ, ठीक है, काम चलाओ, काम चल जाता था। और ये भी क्या, जो अफसर हुआ करते थे, जो प्रबंधक है, जो सैनिक है, उनमें ये शिक्षा चली थी, काम चलाओ। अब संस्कृति के बारे में हम बात करें तो धार्मिक संप्रदाय और स्थानीय देवी देवताओं का भरपूर विविधता, बोलचाल में अनेक भाषाएं होना, वेशभूषा में विविध शैलियाँ होना, ठीक है, तरह तरह के भोजन, सामाजिक संगठन, यहाँ तक कि बस्तियों में अनेक, जैसे अरामाइक निकटवर्ती पूर्व का प्रमुख भाषा समूह था। मिस्र में काप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक, बर्बर, और स्पेन उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती है, परंतु इनमें भाषाई संस्कृति पूर्णतः मौखिक थी। पर कम से कम मौखिक ये रही कि उनके लिए लिपि का आविष्कार नहीं किया गया, ठीक है।